गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट की बात की थी, जिसका नाम था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत। इस यूनिट के अंदर अपन ने पिछली क्लास में सिम्बायोसिस वाला पॉइंट पढ़ा था। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि सिम्बायोसिस पर टिप्पणी लिखिए। सिम्बायोसिस के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जो एटम्स है या पदार्थ है उसकी कठोरता या मृदुता अर्थात उसकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस उसका इनिशियल करेक्टर ना होकर वो उसकी कठोरता व मृदुता उससे जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात कौन सा परमाणु आपका कठोर होगा, कौन सा परमाणु सॉफ्ट होगा, उसका नेचर उससे जुड़े हुए अन्य परमाणुओं पर डिपेंड करता है। ये बात बोली थी सिम्बायोसिस ने। इस चीज को अपन ने डिटेल से पढ़ा था और इससे कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है HSAB सिद्धांत का इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक सिद्धांत, यानी HSAB थ्योरी का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है और आयनिक सिद्धांत है वो क्या है। क्वेश्चंस तो ऐसे बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि HSAB सिद्धांत के अनुसार आपका सहसंयोजक सिद्धांत व आयनिक सिद्धांत क्या कहता है, HSAB थ्योरी का आयनिक सिद्धांत हमें क्या बताता है। तो देखिए आज का आपका पॉइंट रहेगा वो है, आपका पॉइंट है, ठीक है। टॉपिक डाल देता हूं मैं। टॉपिक है आपका HSAB थ्योरी का आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे HSAB सिद्धांत का आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत क्या है, समझाइए। और कैसे पूछ सकता है इसको, और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए। HSAB थ्योरी के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए। क्लियर है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन उतार लीजिए एक बार, फिर आगे अपन बात करते हैं। हो गया क्लियर? तो देखिए HSAB जो सिद्धांत है, जो आपकी थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है। तो देखिए HSAB जो सिद्धांत है उसका आयनिक सिद्धांत और सहसंयोजक सिद्धांत क्या कहता है। तो आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत के अनुसार जब आपका कठोर अम्ल किसी कठोर क्षार से अंतःक्रिया करता है, कठोर अम्ल कठोर क्षार से अंतःक्रिया करता है, उस दौरान
बनेगा वो आपका आयनिक प्रकृति का होगा, अर्थात कठोर अम्ल व कठोर क्षार के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वह आयनिक प्रकृति की होगी। क्लियर है। जबकि मृदु अम्ल व मृदु क्षार के मध्य जो अंतःक्रिया होगी, उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो बंध बनेगा वह बंध आपके सहसंयोजक प्रकृति का होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर यहां तक? तो मृदु मृदु की अंतःक्रिया के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह बॉन्ड क्या होगा? आपका सहसंयोजक बंध होगा। आई बात समझ में? वापस से बता रहा हूं, यानी अगर कठोर की अंतःक्रिया के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह बंध आपका आयनिक प्रकृति का होगा, और मृदु की क्रिया के फलस्वरूप जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वह बंध आपके सहसंयोजक प्रकृति का होगा। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बोली, वह यह बोली कि कठोर क्षार जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज अधिक हो और साइज जिसका क्या हो? कम हो, वह बंध बनाने के दौरान ग्रुप ए वाले जो कठोर क्षार है उनके साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है। और बॉन्डिंग के दौरान कौन सा बंध बनेगा? आपका आयनिक बंध बनेगा, और उनसे मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। किसने बोला? आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत में। इसके अलावा यह बोला यदि जिस धातु के ऊपर चार्ज कम हो, आकार क्या हो? बड़ा हो, वह धातु आयन ग्रुप बी वाले लिगेंड जो दुर्बल क्षार हैं उनसे बॉन्डिंग करने को प्रेफरेंस देगी, यानी उनसे बंध बनाने को प्राथमिकता देगी, और उस बंध के निर्माण के दौरान उस बॉन्डिंग के दौरान जो बंध बनेगा आपका वह बंध होगा आपका कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध। ठीक है। क्लियर है। और इससे भी मिलकर बने कंपाउंड आपके क्या होंगे? स्टेबल होंगे। क्लियर। साथ ही एक चीज और बोली उन्होंने कि यदि इनकी बॉन्डिंग एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है यदि आपका कठोर अम्ल दुर्बल क्षार से रिएक्शन करता है या दुर्बल अम्ल कठोर क्षार से रिएक्शन करता है, तो इसके दौरान जो कंपाउंड बनेगा, इस दौरान जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कंपाउंड बनेगा वह कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा। क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक? ये चीज बोली आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत में। क्लियर है? क्वेश्चन उतार लिया आपने। आगे देखो, इस सिद्धांत को समझाने के लिए मिसेनो एक साइंटिस्ट है। कौन सा? मिसेनो। तो देखिए, मिसेनो व उसके साथियों ने कठोरता व मृदुता में संबंध स्थापित करने के लिए एक इक्वेशन सजेस्ट की, अर्थात कठोरता व मृदुता को दर्शाने वाली एक इक्वेशन बताई। ठीक है। वह इक्वेशन क्या है? देख लीजिए। वह इक्वेशन है, किसने सजेस्ट की थी? मिसेनो ने। मिसेनो तो आपका एक साइंटिस्ट है, उसने वह उसके साथियों ने मिलकर कठोरता व मृदुता में संबंध दर्शाने वाली एक इक्वेशन सजेस्ट की। वह इक्वेशन क्या है? देखिए, वह इक्वेशन है आपकी PK इजिकल टू माइनस log K इजिकल टू AX प्लस BY प्लस C। क्लियर है? ये इक्वेशन है जो मिसेनो व उसके साथियों ने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अंदर संबंध बताने के लिए अपने को सजेस्ट की। क्लियर? अब यहां पे जो PK log यहां पे log K आएगा, PK इक्वल टू माइनस log K इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C। यह है आपकी इक्वेशन जो एसिड व बेस के मध्य संबंध को
स्थापित करती है या संबंध दर्शाती है। देख लीजिए पीके क्या है, यहाँ पे जो आपका के है, पीके में यहाँ पे के है, वह क्या है, के है यहाँ पे धातु व लिगेंड के मध्य, धातु व लिगेंड के मध्य, या अपन क्या बोल सकते हैं इस चीज को, या क्या कह सकते हैं इसको, धातु व लिगेंड संकुल, धातु व लिगेंड संकुल के वियोजन के लिए, संकुल के वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक दिख रहा है अभी यहाँ तक, वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक क्या है, वियोजन के लिए साम्य स्थिरांक क्या है, के। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए आपका नेक्स्ट है ए व बी और एक्स और वाई। तो देखिए एक्स एंड वाई जो है आपके क्या है, आपके एक्स और वाई है धातु के लिए पैरामीटर, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू धातु के लिए पैरामीटर, ठीक है। ए व बी है लिगेंड के लिए पैरामीटर, क्या है, लिगेंड के लिए पैरामीटर, ए व बी क्या है, लिगेंड के लिए पैरामीटर है। क्लियर है। जबकि सी क्या है, सी एक नियतांक है, सी एक आपका नियतांक है। सी क्या है, एक नियतांक है जो क्या करता है, पीके की जो वैल्यूज आती है उनको सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए अपन सी को काम में लेते हैं। बाकी ज्यादा रोल आपका ए व एक्स व वाई का, ए व बी का पता होना चाहिए और के का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या करती है, आपके कठोरता व मृदुता के मध्य संबंध स्थापित करती है। फटाफट से इसको उतार लीजिए। आगे बात करते हैं कि क्या आगे उन्होंने क्या प्रमुख बातें बोली, उनकी अपन बात करेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक जब सब चीज क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। आगे उन्होंने क्या किया, आगे y के मान अलग अलग बताए, y धातु के लिए y के मान यानी कठोर अम्लों के लिए y के मान सजेस्ट किए और बताया कि इस वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज फिक्स की और वैल्यूज के आधार पर बताया कि इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके कठोर अम्ल व मृदु अम्ल व सीमावर्ती अम्ल होंगे। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किए, हो गया, मिटा दे इसको, देख लीजिए। उन्होंने क्या किया, किसने, मिसेनो और उसके साथियों ने, उन्होंने बोला कि जो कठोर अम्ल है, उनके लिए इन्होंने अलग अलग वैल्यूज y की अलग अलग वैल्यूज अपने को बताई। यानी कठोर अम्लों के लिए, यानी जो आपके हार्ड एसिड हैं उनके लिए जो y के मान है, उनके लिए जो y के मान है वो y के मान रखे इन्होंने 2.8, यानी कठोर एसिड्स के लिए y इक्वल टू 2.8 से कम होंगे। यानी जो y के मान है 2.8 से कम होंगे। अभी देखना क्या निकल के आता है पूरा। और जो सॉफ्ट एसिड्स हैं या सॉफ्ट एसिड है उनके लिए y इक्वल टू
y का मान है वो रहेगा 3.2 से ज्यादा। क्लियर? 3.2 से 3.2 से ज्यादा होगा, 2.8 से कम होगा इसके लिए, हार्ड एसिड के लिए, जबकि 3.2 से ज्यादा होगा, y की वैल्यू 3.2 से ज्यादा होगी किसके लिए? मृदु अम्लों के लिए। जबकि बॉर्डरलाइन है, बॉर्डरलाइन एसिड्स है, बॉर्डरलाइन एसिड्स है, उनके लिए जो आपकी वैल्यूज है किसकी? एसिडिटी की, किसके y के मान से वो क्या होंगे? बॉर्डरलाइन एसिड्स के लिए y इक्वल टू होगा 2.8 से 3.2 के लिए। जनरली मैंने आपको आइडिया दे दिया है, y की वैल्यूज उन्होंने इस हिसाब से पुट की है, जिनके मान कठोर अम्ल होंगे उनके लिए y की वैल्यू 2.8 से कम होगी, यानी जिस मेटल्स के लिए y की वैल्यू 2.8 से कम आएगी वह मेटल्स या वह एलिमेंट या वह कंपाउंड आपका हार्ड एसिड की श्रेणी में आएगा। ठीक है? और जिस कंपाउंड्स के लिए, जिस अम्ल के लिए आपकी अपनी y की वैल्यू 3.2 से ज्यादा होगी वह कंपाउंड आपकी कौन सी श्रेणी में आएगा? सॉफ्ट एसिड की श्रेणी में। और जिस कंपाउंड के लिए आपकी बॉर्डरलाइन श्रेणी है वो उसमें y के मान सजेस्ट किए हैं अपने को 2.8 से 3.2 के बीच में, तो वह जिस कंपाउंड के लिए y के मान इस वैल्यूज के बीच में आते हैं वह कंपाउंड आपका क्या होगा? सॉफ्ट में बॉर्डरलाइन एसिड होगा। ये सारी बातें बोली किसने? मिसेनो व उसके साथियों ने। किसके लिए? कठोर मृदु अम्ल क्षार के लिए जो इक्वेशन सजेस्ट की थी, इक्वेशन जो अपने को दर्शाई थी, वो इक्वेशन जो आपकी कठोर व मृदु अम्ल क्षारों के संबंध को दर्शाती है, उसमें जो y की वैल्यूज है वो इस प्रकार से होगी। फटाफट से उतार लीजिए, आगे बात करते हैं। आगे अपन देखेंगे, हो गया है, आगे अपन देखेंगे किस किस मेटल्स के लिए y की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है? क्लियर? देखिए मैंने मेटल आयन और उसके y की वैल्यूज थी उनको अरेंज कर दिया है। तो देखो 3 कैटेगरीज में मैंने वैल्यूज को अरेंज किया है। जो आपकी पहली कैटेगरी है जिसमें अपन ये बोला था कि जो y के मान है वो y के मान 2.8 से कम होंगे। तो देखो ये मेटल्स है, इन मेटल्स में जो y की वैल्यू आ रही है, अपनी y की वैल्यू आ रही है वो क्या है? अपनी 2.8 से कम है। तो ये सारे के सारे अपने क्या होंगे? ये सारे के सारे अपने होंगे हार्ड एसिड। ये अपने क्या होंगे? हार्ड एसिड होंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये सारे क्या है? हार्ड एसिड। ठीक है? इसके अलावा जो ये बीच वाले हैं ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? इनकी y की वैल्यू देखो 2.8 से आगे है बट 3.2 के अंदर है। मतलब कि आपका ये वैल्यूज तो थी एसिड वाली, ये वैल्यूज अपने को रखनी थी 2.y के मान y इक्वल टू 2.8 से कम रखने थे। y की वैल्यू 2.8 तक ही रखनी थी, इससे कम होनी चाहिए थी। जबकि जो सीमावर्ती वाले थे, सीमावर्ती वाले हमने थे उनकी y की वैल्यू थी y इक्वल टू 2.8 से 3.2 के बीच में। ये तो था बॉर्डरलाइन। सही है? और आपके जो मृदु अम्ल है इसको क्या कह सकते हैं अपन? सॉफ्ट एसिड, सॉरी सीमावर्ती बॉर्डरलाइन एसिड। बॉर्डरलाइन एसिड्स। और ये क्या होगा? ये होगा आपका क्या? सॉफ्ट एसिड मृदु क्षार, सॉफ्ट एसिड। क्लियर है? ये क्या है आपके? सॉफ्ट एसिड। यहाँ पे y की वैल्यूज थी वो 2.8 से कम, यहाँ पे 3.2 से ज्यादा थी। तो 3.2 से ज्यादा वाले कंपाउंड आपके किस कैटेगरी में आएंगे? सॉफ्ट एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। फटाफट से इसको उतार लीजिए।
ये था अपना आयनिक व सहसंयोजक सिद्धांत। इसके साथ ही कठोरता व मृदुता को परिभाषित करने के लिए या उनमें संबंध दर्शाने के लिए जो मिजेनोव व उनके साथियों ने एक इक्वेशन सजेस्ट की, उसके बारे में देखा। उन्होंने y की वैल्यूज इस प्रकार से सजेस्ट की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। हो गया। तो इस चीज से आप क्या समझे? इस चीज से ये समझ में आ रहा है कि जैसे हार्डनेस से बॉर्डरलाइन हुआ, बॉर्डरलाइन से सॉफ्टनेस हुआ, मतलब जैसे जैसे सॉफ्ट एसिड की तरफ अपन जा रहे हैं, y की वैल्यूज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से अपन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में एसिड बेस को क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार बेस का क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। बेस के लिए भी आपकी बी की वैल्यूज दे रखी है, उन्होंने बी की वैल्यूज बता रखी है। तो बी की वैल्यूज क्या होती है फटाफट से देख लीजिए। बी के पैरामीटर्स क्या है लिगेंड्स के लिए? जो आपका बी लिगेंड्स है, बी लिगेंड्स के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होती है। वहाँ पर भी काम तो वही होगा। जैसे जैसे हार्ड बेस से सॉफ्ट बेस की तरफ जाएंगे तो उनकी वैल्यूज बी की वैल्यूज जो लिगेंड्स के लिए बी की वैल्यूज है, यहाँ पे अपन वाई माना है, वहाँ पे बी रखा है उन्होंने, तो बी की वैल्यूज क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो मैं फटाफट से बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए इन्होंने जो आपके बेस थे, बेस को भी क्लासिफाइड किया। तो बेस के लिए जो लिगेंड्स आपके लिगेंड्स के लिए भी पैरामीटर्स की वैल्यू फिक्स की। तो देखिए बी आपका लिगेंड्स के लिए पैरामीटर है, उसका मान देखो 2.8 से कम आ रहा है, तो इनको इन्होंने बोला हार्ड बेस। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2.8 से 6 तक वैल्यूज आ रही है, यानी बी के मान 2.8 से 6 के बीच में आ रहे हैं, उनको इन्होंने बोला बॉर्डरलाइन बेस। इसके अलावा जिनके वैल्यूज की मान 6 से भी ज्यादा आ रहे हैं, उनको रखा उन्होंने सॉफ्ट बेसेस की श्रेणी में। ये है आपके सॉफ्ट बेस। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड एंड बॉर्डरलाइन इस प्रकार हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस एंड बॉर्डरलाइन बेस, इनॉर्गेनिक बेस, इनको इन्होंने अलग अलग क्लासिफाइड किया। तो ये थी आपकी कौन सी थ्योरी? ये था आपका मिसेनो है उसके साथियों का एक्सपेरिमेंट, और साथ ही आपने ये आपका आयनिक सहसंयोजक सिद्धांत कंप्लीट है। यहाँ से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप इजीली कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए आगे अब क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका इस यूनिट से। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है पिटिजर के सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। तो पिटिजर की थ्योरी क्या है? 1 नंबर या 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा लेंथी नहीं है आपके सिलेबस में, थोड़ा बहुत दे रखा है। तो हम उसकी बात करेंगे कि पिटिजर का सिद्धांत क्या होता है। तो पिटिजर सिद्धांत, पिटिजर थ्योरी, ठीक है, पिटिजर्स थ्योरी। तो पिटिजर्स थ्योरी क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछता है, पिटिजर का सिद्धांत क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिए पिटिजर का सिद्धांत वान डेर वाल बलों, पिटिजर का सिद्धांत आपके लंदन बल और वान डेर वाल बल था। तो लंदन बल व वान डेर वाल बलों का सिद्धांत है। तो लंदन एवं वान डेर वाल बलों का यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि अंतःक्रिया करने वाले सॉफ्ट समूहों के मध्य, सॉफ्ट समूहों के मध्य जो इनके मध्य बल होंगे आपके, यानी सॉफ्ट समूहों के मध्य के बल अंतःक्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणशीलता पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका कोई लिगेंड्स है उनके बीच में अंतःक्रिया हो रही है,
यानी सॉफ्ट लिगेंड है और आपका सॉफ्ट बेस है, उनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है, तो उस अंतःक्रिया होने पर जिस बंध का निर्माण होगा उस बंध की प्रबलता उसकी ध्रुवण समता के गुणनफल के बराबर होगी। क्लियर? वापस से बता रहा हूं, क्या कहता है ये सिद्धांत कि अंतःक्रिया करने वाले यानी मर्दू की पारस्परिक क्रिया करने वाले समूहों की ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए, यह बात आपको याद रखनी है कि जो ध्रुवणशीलता है यानी आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणशीलता बढ़ेगी तो लंदन परिकेंद्रण ऊर्जा का मान भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जैसे ही इनका इंक्रीज होगा मान ध्रुवणशीलता का, तो मर्दू लिगेंडों के बीच में जो बंध बनेगा वह आपका क्या होगा? परबल होगा। यह बात किसने बोली? पिटजर ने बोली। पिटजर ने अपने सिद्धांत में यह बात बोली कि मर्दू की क्रिया के फलस्वरूप जो बंध बनेगा उस बंध की प्रबलता उसकी ध्रुवणशीलता के गुणनफल के बराबर होती है, यानी गुणनफल पर निर्भर करती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ध्रुवणशील क्योंकि सॉफ्ट लिगेंड्स के बीच में सॉफ्ट की क्रिया कब होगी? जब सॉफ्ट लिगेंड्स का नेचर क्या होता है? आकार साइज बड़ा होता है। आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणशीलता बढ़ेगी तो लंदन परिकेंद्रण ऊर्जा का मान क्या होगा? सॉरी वापस बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? जो लंदन परिकेंद्रण ऊर्जा है वो क्या होगी? आपकी बढ़ेगी और उसके बढ़ने के कारण ध्रुवणशील जो मर्दू लिगेंड्स हैं उनके बीच में बने बंध का स्थायित्व क्या होता है? बढ़ जाता है। यह बोला पिटजर ने। क्लियर है? इसे क्या कहते हैं अपन? पिटजर थ्योरी या पिटजर सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका पिटजर सिद्धांत। आगे अपन दूसरी बात करते हैं। आपकी पिटजर सिद्धांत क्लियर है। अब पिटजर के बाद में एक थ्योरी और आती है। सब जो भी थ्योरियां आ रही है, जो पहले अपन ने आयनिक सहसंयोजक सिद्धांत पढ़ा या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, इसके बाद में अपने पिटजर का सिद्धांत पढ़ा। अब एक थ्योरी और आती है, वो होती है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, क्योंकि सभी साइंटिस्ट थे, सब अपना अपना मत प्रस्तुत कर रहे थे। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी देख लीजिए जैसे भी सिद्धांत के लिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो देखिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है आपकी, ये किसने दी थी? ये जी चेट ने, जे चेट। पाई बॉन्डिंग थ्योरी जे चेट द्वारा सजेस्ट की गई थी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने भी अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने जो पाई बॉन्डिंग थ्योरी है ये अपने को हेल्प करती है मर्दू पारस्परिक क्रियाओं को समझने के लिए। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? तो देखिए जी चेट ने क्या बोला कि जो मर्दू आपके लिगेंड्स और मेटल्स की जो धातु है, एसिड बेस है मर्दू, तो मर्दू के मध्य जो पारस्परिक अंतःक्रिया होगी उसमें पाई बॉन्ड का रोल होता है। थ्योरी पाई बॉन्डिंग है तो थ्योरी के अंदर बॉन्ड तो बनेगा, वो कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो मर्दू की अंतःक्रिया को समझने के लिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी अपनी क्या करती है? हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है वो भी देख लीजिए। तो इन्होंने क्या बोला कि मर्दू पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और पाई बॉन्ड का निर्माण करने के लिए जो ग्रुप बी वाली धातुएं हैं, ठीक है, वो क्या करती है? यानी जिन धातुओं का आकार बड़ा होता है या जिनके ऊपर ऑक्सीजन अंक का मान कम होता है, जिन धातुओं के ऊपर ऑक्सीजन अंक का मान कम होता है तथा जिनके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, वह धातुएं पाई बॉन्ड का निर्माण करेगी। यानी ऐसी धातुएं पाई बॉन्ड सरलता से बनाएगी और मर्दू
जो आपका मृदु एसिड है और मृदु बेस है वो इजीली रिएक्शंस कर लेंगे और उनके जो अंदर बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। ये बात बोली किसने, जी जेट ने, किस थ्योरी के अंदर, पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अंदर। और साथ ही ये भी बोला कि जो कार्बोनिल लिगेंड है फोस्फीन्स है, आपके ट्राइफेनिल फोस्फीन्स है, इसके अलावा आपका जैसे एक और है कोई, जैसे फोस्फाइड है, ठीक है। ये लिगेंड्स क्या करते हैं, ये सारे लिगेंड्स आपकी जो मृदु धातुएं हैं उनसे, मृदु एसिड्स है उनसे क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और उन धातुओं के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन तो कम होता है और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इनसे, इन लिगेंड्सों से, इन मृदु लिगेंडों से क्रिया करके वह पाई बॉन्ड का निर्माण करती है। तो मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यह हुई बात इसकी, किसकी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी की। इसके अलावा इन्होंने ये भी बात बोली कि जो आपके जैसे कठोर लिगेंड थे, कठोर साथ जैसे आपका क्लोरीन्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये लिगेंड्स क्या करते हैं, ये लिगेंड्स कठोर होने की वजह से ये आपके मृदु अम्लों से रिएक्शंस नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मृदु अम्ल थे, आपकी मृदु धातुएं थी जिनके पास ऑक्सीजन कम था और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती है किसको, पाई बॉन्डिंग बनाने को। और पाई बॉन्डिंग की वजह से ही वह कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसके अनुसार, पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अनुसार, ठीक है। तो ये थी आपकी पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब आगे देखते हैं इस यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना हुआ है इस यूनिट में, आपका क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से, क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा संकुल अधिक स्थायी होता है, निम्न में से कौन सा संकुल अधिक स्थायी होता है और क्यों होता है, और क्यों होता है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। और उन्होंने संकुल के अंदर जो आपके संकुल यौगिक मेंशन किए, वो संकुल यौगिक ये है, देख लीजिए। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया, यहाँ पे उन्होंने साइनाइड मेंशन किया, साइनाइड के उन्होंने 5 मॉलिक्यूल मेंशन किए हैं, क्लोरीन दे दिया और माइनस की, तो यहाँ पे आपका मेंशन 4 ही होगा, यहाँ पे और 4 दे दिया, माइनस का 4 है, हाँ तो 6, 4 निकल के आएगा 5 प्लस के 2 और एक कंपाउंड दे दिया COCN का होल 6 और माइनस का 2, सॉरी माइनस का 4 आएगा। वैसे एग्जाम करने क्वेश्चन तो सॉरी ऐसे ही दे लो जैसे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसा आया हुआ है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा संकुल यौगिक ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखिए आपको जब भी स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, संकुल यौगिकों के स्थायित्व के बारे में पूछा जाता है, तो आपको उस संकुल यौगिक की स्टेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जो लिगेंड्स उपस्थित है या आपके मेटल उपस्थित है, उसको आपको इनिशियली अवस्था में अलग अलग करना आना चाहिए, यानी उसका नेचर पता होना चाहिए कि आपका इस कोबाल्ट का नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो देखिए
पे जो इस कॉम्प्लेक्स को देखे अपन, तो साइनाइड क्या है आपका, एक मृदु क्षार है। क्या है? साइनाइड एक मृदु क्षार है। और कोबाल्ट क्या है आपका, कोबाल्ट एक क्या है, एक मिनट रुको। तो देखिए साइनाइड तो क्या है आपका, मृदु अम्ल है। क्या है? सॉरी, मृदु क्षार है, सॉफ्ट एसिड है, सॉरी सॉफ्ट बेस है। लेकिन जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट आपका क्या है, सॉफ्ट एसिड है। तो देखो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। इस कारण सेम से मिलकर बना हुआ है ये कंपाउंड, इसलिए क्या है, ये स्टेबल है। क्या है? ये स्टेबल कंपाउंड है। जबकि यहाँ पे क्लोरीन परमाणु के आने की वजह से, क्लोरीन परमाणु के आने की वजह से, क्लोरीन परमाणु किस कैटेगरी का है आपका, हार्ड बेस के कैटेगरी का है। और यहाँ पे आपका सॉफ्ट एसिड है। तो क्लोरीन परमाणु के आने की वजह से सेम नेचर नहीं रहा। हार्ड से मिलकर बना कंपाउंड आपको पता है स्टेबल होता है, और सॉफ्ट से मिलकर बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना हुआ है वो हार्ड एसिड से और सॉफ्ट एसिड से और हार्ड बेस से मिलकर बना हुआ है। तो यह कंपाउंड क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। आपको कोई सा भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करोगे तो आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का क्लासिफिकेशन आना जरूरी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि इस यूनिट से और कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इस क्लास में आप अभी तक जितना पढ़ा है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस क्या कैसे बनते हैं इस यूनिट से, एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।